डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो सिंथेसिस का रूल नंबर 3 का हम स्टडी करेंगे। तो रूल नंबर 3 में आप देख रहे हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र कर्ता होता है, जो कर्ता जो सब्जेक्ट होता है वो स्वतंत्र रूप से रहता है, वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव का मतलब होता है, नॉमिनेटिव मीन्स होता है कर्ता और एब्सोल्यूट मतलब स्वतंत्र। जो कर्ता स्वतंत्र रूप से उपयोग हुआ हो उसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। ठीक है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहते हैं जो वाक्य में स्वतंत्र रहता है। यहाँ पर लिख दिया गया है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहते हैं जो वाक्य में स्वतंत्र रहता है। ठीक, इसका प्रयोग तब करते हैं जब प्रत्येक वाक्य का सब्जेक्ट एक ही न होकर अलग अलग होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने इसके पहले जो पढ़ा था कि पार्टिसिपल का जो प्रयोग करके पढ़ा था कि सब्जेक्ट जो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वही दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, तो पार्टिसिपल का यूज किए गए थे। ठीक, अब यहाँ पर जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग तब होगा जब पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट के बराबर न हो, यानी सब्जेक्ट फर्स्ट नॉट इक्वल टू सब्जेक्ट सेकेंड। ठीक, अगर ऐसा रहे मतलब जितने भी सेंटेंसेस रहेंगे, 2 या 2 से अधिक, सभी सेंटेंसेस का जो सब्जेक्ट होता है वो एक न हो, मतलब जो सब्जेक्ट होगा वो भिन्न भिन्न होगा। ठीक, तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हैविंग, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हम यूज करेंगे एक्टिव वॉइस में। अगर वहीं पर अगर हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिख रहा है तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हैविंग, इसके बाद बीन बढ़ाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म करेंगे। ऐसा पैसिव वॉइस में होगा। ठीक, अब आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे सेपरेट्स, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा कि सेपरेट देखिए, द सन सेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई। द सन सेट माने सूर्य अस्त हुआ, द स्टार्स जो तारे हैं केम अप इन द स्काई आकाश में केम अप आ गए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर द सन है। क्या है डियर स्टूडेंट्स? यहाँ देखिए द सन, तो द सन, सन माने सूर्य। अब यहाँ पर द स्टार्स मीन्स होता है तारे, यहाँ सूर्य है और यहाँ तारे हैं, मतलब दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सेपरेट है, मतलब वो अलग है। पहले में सन है और दूसरे में स्टार्स है, तो मतलब दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो भिन्न है। जब भिन्न है तो हम किसका यूज करेंगे? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। तो इसका रूल क्या कहता है? रूल यही कहता है पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हैविंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो सब्जेक्ट है एक समान नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया? सब्जेक्ट रखा गया पहले सेंटेंस का द सन। अब हम क्या लगाएंगे? हैविंग सेट। देखिए हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ पर द सन सेट ए सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, लेकिन वहीं पर ए थर्ड फॉर्म है। तो सेट का जैसा कि आप जानते हैं सेट का सेट माने सेट सेट सेट, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम रहता है। तो यहाँ पर होगा द सन हैविंग सेट, इसका कामा, इसके बाद दूसरे को ज्यों का त्यों द स्टार्स केम अप इन द स्काई। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द बेल रैंग, देखें द बेल रैंग, घंटी बजी, द स्कूल क्लोज्ड, स्कूल बंद हो गया। अब देखिए घंटी बजी, तो घंटी बजी, घंटी बजना एक है द बेल, यहाँ पहले सेंटेंस में क्या है? बेल, और दूसरे सेंटेंस में द स्कूल। द बेल और द स्कूल ये दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो अलग है, सेपरेट है। तो हम किसका रूल लागू करेंगे? हम रूल लागू करेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। तो सबसे पहले क्या होगा? द बेल सब्जेक्ट आ गया, और सब्जेक्ट बाद हम क्या रखेंगे? हैविंग। अब रैंग, यहाँ पर देखिए रैंग, लेकिन रैंग यह है सेकेंड फॉर्म, लेकिन हमें ज़रूरत है यहाँ पर थर्ड फॉर्म, इसलिए रिंग का सेकेंड फॉर्म रैंग और रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रंग। तो द बेल हैविंग रंग, इसका कामा द स्कूल क्लोज्ड। ठीक, नेक्स्ट द रेन स्टॉप्ड, वर्षा रुक गई। द चिल्ड्रेन वेंट आउट टू प्ले, बच्चे खेलने के लिए चले गए। वेंट आउट माने बाहर चले गए। अब देखिए द रैन, अब हैविंग स्टॉप्ड, हैविंग लगेगा, हैविंग स्टॉप, इस पर कमा चिल्ड्रेन वेंट आउट टू प्ले। ठीक, नेक्स्ट देखिए
अगला सेंटेंस है द कैप्टन वाज किल्ड। आप इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि द कैप्टन वाज किल्ड, कप्तान मारा गया, द आर्मी फ्लेड, सेना भाग गई। अब यहाँ पे देखिए द कैप्टन वाज किल्ड, कप्तान मारा गया, ये पैसू वॉइस में है। किस में है? क्योंकि वर्ब वाज के साथ वर्ब का है थर्ड फॉर्म है, ये पैसू वॉइस में। द कैप्टन वाज किल्ड, द आर्मी फ्लेड, कप्तान मारा गया, सेना भाग गई। अब देखिए क्या होगा, द कैप्टन हैविंग बीन। जब पैसू वॉइस रहेगा तो पैसू वॉइस रहेगा डियर स्टूडेंट्स, हम किसका यूज करेंगे? हैविंग बीन का। द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, इसका कॉमा द आर्मी फ्लेड। नेक्स्ट है द लेटर वाज रिटेन। अगला सेंटेंस है ही पोस्टेड इट एट वंस। द पत्र लिखा गया, उसने इसे तुरंत पोस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए द लेटर, पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट क्या है? द लेटर, और दूसरे सेंटेंस जो सब्जेक्ट है क्या है? ही है। इसलिए ये किसका रूल है? ये रूल है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। अब देखिए यहाँ पर द लेटर हैविंग बीन, क्योंकि ये पैसू वॉइस में है, वाज के साथ थर्ड फॉर्म पैसू वॉइस में है, तो होगा द लेटर हैविंग बीन रिटेन, इसका कॉमा ही पोस्टेड इट एट वंस। नेक्स्ट सेंटेंस द पिक्चर वॉज इंटरेस्टिंग, वी एन्जॉयड इट वेरी मच। अब यहाँ पर देखिए द पिक्चर, अब देखिए वाज है यहाँ पर, लेकिन ये थर्ड फॉर्म नहीं है। हाँ, ये थर्ड फॉर्म नहीं है, ध्यान से देखिए। द पिक्चर वॉज इंटरेस्टिंग, जो पिक्चर था वो रुचिकर था। वी एन्जॉयड इट वेरी मच, हमने इसका बहुत आनंद लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, हैविंग जैसे यहाँ लगता था, लेकिन हैविंग तब लगता था जब हमारा यहाँ पर कोई वर्ब या वर्ब के साथ साथ, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म यानी पैसू वॉइस में था। अब यहाँ पर जब वाज, वर, इज, एम, आर रहेगा तो हम ऐसे सेंटेंसेस में किसका प्रयोग करेंगे? बीइंग का। तो मैंने यहाँ पर नीचे नोट लिखा हुआ है, जब वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में न हो तो सब्जेक्ट के पश्चात बीइंग का प्रयोग करते हैं, यह नोट में है। तो इसलिए ये सहायक क्रिया के रूप में नहीं है, मेन क्रिया के रूप में है, मेन वर्ब के रूप में है। इसलिए क्या होगा, द पिक्चर, अब इसके स्थान क्या होगा? बीइंग, क्योंकि यहाँ नोट लिखा गया है कि इन सब सब्जेक्ट के पश्चात हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो ये होगा द पिक्चर बीइंग इंटरेस्टिंग, इसका कॉमा वी एन्जॉयड इट वेरी मच। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी वाज, वर, इज, एम, आर का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में न रहे, यानी मेन वर्ब के रूप में रहे। सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब ये हो जाएगा, इसके साथ मेन वर्ब जुड़ा होना चाहिए, तो ये सहायक क्रिया होता है। और ऐसे पर मेन वर्ब का काम करता है। अगला सेंटेंस देखिए, द प्ले वाज ओवर, ऑल लेफ्ट द फील्ड। द प्ले माने खेल वाज ओवर, समाप्त हुआ। ऑल लेफ्ट द फील्ड, सभी ने लेफ्ट द फील्ड माने मैदान को छोड़ दिया। अब देखो वाज है, क्या है? वाज। एक किस रूप में यूज हुआ है? यहाँ मेन वर्ब, क्योंकि इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, इसलिए ये मेन वर्ब का यही काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर यहाँ पर मेन वर्ब होता तो ये माना जाता है हेल्पिंग वर्ब। तो ये होगा द प्ले बीइंग ओवर, वाज के स्थान क्या हो जाएगा? बीइंग ओवर, इसके बाद ऑल लेफ्ट द फील्ड। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, ये दो सेंटेंसेस आप लोगों के लिए है। आप लोग इसको सेपरेट है, इसको आप कंबाइन करिएगा, इसका सिंथेसिस आप करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पहला जिसमें से है द पुलिस अराइव्ड, फुल स्टॉप, द मॉब डिस्पर्स्ड। ठीक, और सेकेंड है द टाइम वाज अप, इसके बाद वी बिगैन टॉकिंग। तो पहला जो है, देख रहे हैं ना, पहला क्या है? एक्टिव वॉइस में है, और दूसरे में वाज वर का प्रयोग हुआ है। यानी ये जो रूल लागू होगा, इसमें कौन सा रूल लागू होगा? नोट वाला ये जो लिखाया गया है कि इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग हो, सहायक क्रिया के रूप में हो, सो सब्जेक्ट पश्चात बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो इस लिए ये क्या होगा? ये है एक्टिव वॉइस में और ये है इज, एम, आर वाला सेंटेंस है। इतना मैंने हिंट दे दिया है, बाकी आप लोग करिएगा और कमेंट में इसको ज़रूर इसका आंसर भेजिएगा। ठीक, फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए रूल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।